नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने भीलवाड़ा के भट्ठी कांड के तीसरे पार्ट यानी तीसरे भाग को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आपने कल और परसों इसके दो पार्ट सुने। पहले भाग में भीलवाड़ा जिले के नरसिंहपुर गांव में 2 अगस्त 2023 की शाम को 4 बजे दो लड़के, एक अल्पवयस्क लड़की जिसकी जिसकी उम्र करीब 17 साल थी, उसकी हाइट 5.5 फीट थी, गोरी चिट्टी थी, गांव गंवई की जो अल्हड़ खूबसूरती होती है ऐसी लड़की थी। उसको टांगों से घसीटते हुए खेत से ले जा रहे थे। लड़की के कमर से नीचे कोई वस्त्र नहीं था। लड़की चिल्ला रही थी। दिन की बात है, 4 बजे के आसपास। लड़की ने हाथ छुड़ाकर भागने की कोशिश की। उन दोनों लड़कों में से एक ने उसके सिर पर भारी डंडा मार दिया, वो गिर पड़ी। उनके साथ एक महिला भी थी। उन दो लड़कों के साथ एक महिला भी थी। लड़कों ने पूछा, ये तो मर गई, इसका क्या करें? सामने ही कोयला लकड़ी का कोयला बनाने वाली भट्ठियां थीं। आप भट्ठियों को कम्युनिटी में उनकी फ़ोटोग्राफ्स देख सकते हैं। छोटी छोटी भट्टियाँ होती हैं, गेट लगा होता है। उसमें हरी मतलब उसमें लकड़ी में, सूखी लकड़ी में आग लगा के उसे बंद किया जाता है ताकि ऑक्सीजन की कमी आती रहे और फिर धीरे धीरे वो बुझ जाए, पूरी तरह से राख न हो, ताकि लकड़ी वाला कोयला उसमें से एक्सट्रैक्ट किया जाए। वो 5 एक साथ एक लाइन में, टेंट बोलते हैं, 5 टेंट बने हुए थे, जिनमें से एक में उस लड़की को उन दोनों लड़कों और महिला ने भीतर फेंक दिया। उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाल दिया और उसमें आग लगा दी। उसके दरवाजे को बंद कर दिया। उनके दिमाग में यह था कि ऐसा करने से ही ये लड़की राख हो जाएगी। उसी के गेट के उसका जो दरवाज़ा बंद किया गया था, उसी के बाहर ये तीनों बैठ गए। तीन के तीनों वहीं पर बैठ गए, इंतज़ार करते रहे। करीब 3 घंटे बाद जब उन लोगों ने उस भट्ठी के गेट को, तंबू जिसे कहते हैं, टेंट जिसे कहते हैं, उसके गेट को जब खोला तो लड़की अभी भी जल रही थी, लेकिन वो राख नहीं हुई थी। मांस का लोथड़ा उसका उसमें वो सुलग रहा था और उसमें मांस के जलने की बदबू दूर दूर तक आ रही थी। दोनों में से एक लड़का चिल्लाया, ये तो जली नहीं, ये तो राख नहीं हुई, अब क्या किया जाए? साथ वाली महिला ने कहा कि दौड़ के पानी ले आ, इसको बुझा, इसमें बदबू बहुत आ रही है। सामने जो उन पांचों भट्ठियों के सामने छोटी छोटी गुमटियाँ बनी होती हैं, झोपड़ियाँ बनी होती हैं, जिनमें वो लोग रहते हैं जो उस पर काम करते हैं, भट्ठियों पर काम करते हैं। दौड़ के एक बाल्टी पानी लाया गया। पानी को भीतर ही उसको उसमें डाला गया ताकि वो जो शरीर उसका जल रहा था, फैट होता है थोड़ा बहुत, वो हल्का फुल्का जलता रहता है, उसको डाल के उसकी आग को बुझाया गया। महिला ने आवाज लगाई और ये कहा कि अरे ये तो बहुत बची हुई है, इसको बाहर खींचो। उसे बाहर खींचा गया, फावड़ा लाया गया, फावड़े से उसके गर्दन को काटने की कोशिश की गई। कई बार में उसकी गर्दन अलग हुआ, फिर शरीर के अलग अलग 20 टुकड़े वहीं पर किए गए। 2 बोरियों में उन टुकड़ों को भरा गया। वो दोनों लड़के एक एक टुकड़ा अपने कंधे पर रखकर वहां से करीब 5 किलोमीटर दूर नहर पे ले गए और वहीं उसे फेंक दिया। ये सब होते होते कोई रात के 12 बज गए। 1 बजे के आसपास एक महिला और उसका भतीजा, सगा भतीजा, उसके देवर का लड़का,
वो वहां आवाज लगाते हुए आ रहे थे कि किसी ने पूजा को देखा है। इसी बीच वो जो लेबर रहता है जिन टेंट्स में, उनमें से आवाज लगाने पर एक आदमी बाहर आया, एक लड़का बाहर आया। उससे पूछा कि तुमने किसी को देखा है? उस लड़की को कहीं देखा? बोले नहीं, हमने किसी को नहीं देखा है। तब तक उस महिला और महावीर नाम के उस लड़के को, जो लड़की जिसको जलाया गया था उसका भाई था, वो चचेरा भाई था, उसने अपनी चाची से, अपनी ताई से कहा कि काकी, सारे ये भट्ठे तो बंद हैं, बरसात में भट्ठे चलते भी नहीं, इसमें क्यों आग लगी हुई है, ये क्यों जल रहा है? कौतूहलवश दोनों उसके नज़दीक गए तो वहाँ से मांस के जलने की बदबू उन्हें महसूस हुई। मन उनका डोलने लगा। इसी बीच में उस लड़के ने, जो मृतका का भाई था, चचेरा भाई, उसने एक डंडी से उसके राख को हटाना शुरू किया। 5-7 मिनट में ही उसकी डंडी में एक चांदी का कड़ा फंसा। उसे उसने बाहर निकाला और देखते ही कहा, अरे ये तो पूजा का है। माँ ने भी पहचाना, ये तो कड़ा मेरी पूजा का है, ये यहां कैसे आ गया? लड़के ने फिर एक बार उस डंडी से उसमें तमाम और ढूंढने की कोशिश की तो एक जला हुआ हाथ उस डंडी से टकराया। उसे उस लड़के ने बाहर निकाला। देखते ही माँ चिल्लाई कि ये तो पूजा का हाथ है। उस हाथ को लेकर माँ और वो भतीजा दोनों ही ग्राम प्रधान के यहाँ पहुँचे। ग्राम प्रधान से कहा कि हमारी बेटी को किसी ने जला दिया है। 2 बज रहे थे। प्रधान ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा, ये देखिए, ये उसका हाथ है, ये उसका कड़ा है। प्रधान जी ने फौरन पुलिस को बताया और यहीं पर पार्ट 1 खत्म हुआ। पार्ट 2 में पुलिस को बताते ही सवेरे डीएसपी श्याम सुंदर और उनके साथ के तमाम पुलिस वाले वहां पहुंचे। ग्राम प्रधान से पूरी बात हुई। ग्राम प्रधान ने पूरा वाकया एक तरफ से एक तरफ तक बताया। कौन कौन मिला था, कहाँ मिला था, कौन सी भट्टी थी। डीएसपी श्याम सुंदर सीधे भट्टी के पास पहुंचे। भट्टी अभी भी बिल्कुल गर्म थी। बाकी 4 ठंडी थी, मतलब वो निष्क्रिय थी, उसमें कभी काम नहीं हुआ, लेकिन ये बिल्कुल गर्म थी। उनसे पूछा गया, जो अच्छा तमाम उस समय पब्लिक इकट्ठा हो गई, पूरा गांव टूट पड़ा कि एक बच्ची को किसी ने जलाकर मार दिया है। डीएसपी श्याम सुंदर ने तहकीकात शुरू की। किसने देखा, कब देखा, पता करते हुए ये आया कि ये लड़की के पिता उस दिन अपनी रिश्तेदारी में बाहर जा रहे थे और वो बेटी को बकरी चराने के लिए यहाँ छोड़कर और वहाँ मौजूद एक लड़के कालू से ये कह के कि देखते रहना, मैं बाहर जा रहा हूँ, ये बकरी चरा रही है, चले गए थे। इसी क्रम में ये भी पता लगा कि कालू शाम को करीब 8-7 बजे के आसपास मृतका, यानी जो पूजा, उसका काल्पनिक नाम है क्योंकि वो नाबालिग थी, पूजा की बकरियों को लेके कालू गांव की तरफ जा रहा था। किसी ने पूछा कि ये बकरी कहाँ से? बोले वो पूजा के घर वाले उसको ढूंढ रहे हैं। ये बकरियां संभवतः उसकी हैं या गांव के ही किसी की हैं। आवाज़ देने पे कोई मिला नहीं तो मैं गांव में लेके आया हूं कि जिसकी बकरियां हैं वो ले ले। पुलिस ने कालू को, उसके भाई को, और फिर ये पता किया कि ये भट्ठा किसका है तो पता लगा संजय का भट्ठा है। इन सब को इकट्ठा करके पुलिस थाने पर ले गई। थाने पर पूछताछ शुरू हुई। संजय से पूछा गया। सबसे पहले कालू के भाई कान्हा से पूछा गया और विशिष्ट श्रेणी की पूछताछ की गई। आप समझ सकते हैं कि विशिष्ट श्रेणी की पूछताछ के बाद ही वो कुछ न कुछ बोलना उसने शुरू किया। उसने ये कहना शुरू किया कि साहब, वो लड़की मर गई थी, मरने के बाद हमने उसे भट्ठी में जला दिया।
डीएसपी श्याम सुंदर ने कहा कि भट्ठी में जला दिया तो कुछ तो मिलना चाहिए, इसमें तो कुछ नहीं मिल रहा है। फॉरेंसिक टीम आ गई थी, उसने भट्ठी के भीतर तमाम जब तलाश किया तो मांस के टुकड़े, लोट थेड़े ये सब तो मिले, लेकिन न जलने वाली चीजें जैसे दांत, खोपड़ी के कुछ हिस्से, नाखून, ये भी कुछ नहीं मिले। तो बात समझ में नहीं आई कि अगर जलाया, और वो बार बार दोनों भाई ये कहते रहे साहब वो जलकर राख हो गई। फिर पुलिस ने कालू से पूछताछ की, विशिष्ट श्रेणी की पूछताछ की। 24 घंटे लगे, लेकिन उसके बाद उसने बताया कि साहब हमने बाकी के बचे हिस्से को बोरी में भर के नहर में फेंक दिया। पुलिस उन दोनों को बिठा के नहर में ले गई। नहर में एक बोरी मिली। बोरी के जो उसमें जो अंग थे उनको निकाल के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम में ये बताया गया कि अभी भी इसमें महत्वपूर्ण अंग नहीं है। पुलिस ने फिर पूछना शुरू किया कि बाकी कहाँ है, बाकी सब चीजें कहाँ हैं। जैसे सिर का हिस्सा उसमें नहीं था, हाथ और पैर के हिस्से थे। फिर उनकी पूछताछ शुरू हुई तो उनका सब बोरियां 2 थीं। डीएसपी उनके साथ गए और फिर दूसरी बोरी भी वहीं पर जहां उन्होंने फेंकना बताया था वहां मिल गई। उसे लेके आए, उसके कंपोनेंट्स और पार्ट्स को भी उन्होंने निकाल के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये भाग 2 में था। आज भाग 3 में पुलिस के सामने जो संकट था और आगे इसको कैसे, इन्वेस्टिगेशन को कैसे, कोई चश्मदीद गवाह नहीं था। 2 अपराधियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया कि हाँ साहब हमने मारा, और मारने के बाद उसे जला दिया। मारा क्यों ये भी बता दिया कि हमारी नीयत खराब हो गई। हमने उसके पिता कह के गए थे कि हम बाहर जा रहे हैं, लेकिन हम लोगों को यकीन नहीं हुआ। कालू भाग के इसकी माँ के पास गया, कहा काकी छाछ दे दो। राजस्थान में आप जानते हैं हर घर में छाछ, दूध या मिल्क प्रोडक्ट पर्याप्त मात्रा में होते हैं। काकी ने उसको छाछ भी दिया। उसे सिर्फ ये चेक करना था कि लड़की का पिता गया है कि नहीं गया है। पूछा भी कि काका कहाँ गए, तो उनका काका रिश्तेदारी में चले गए हैं। बाँछें खिल गई, भागता हुआ आया और बताया कि अकेली है। फिर दोनों ने उसे घसीटा, घसीट के कपड़े उतारे और बारी बारी से उसके साथ बलात्कार किया। उसके दुपट्टे से उसका मुंह बांधकर 2 बार कालू ने और 1 बार कान्हा ने उसके साथ बलात्कार किया। फिर उससे कहा कि चुपचाप घर चली जा, किसी से जिक्र करेगी तो मार डालेंगे। उसने कहा कि मैं पापा को बताऊंगी, मैं अपने पिताजी को, मैं अपने बाबा को, बाबू जो भी कहते थे उसको बताऊंगी। फिर उन्होंने कहा अच्छा चलो हम बताते हैं। उसको टांगों से घसीटते हुए आगे ले जा रहे थे। उसने भागने की कोशिश की। कालू ने उसके सिर पर डंडा मार दिया, वो बेहोश होकर गिर गई। थोड़ा आगे गए तो उन्हें लगा मर गई। जब ये लगा कि मर गई तो अब इसका क्या किया जाए, तो उस महिला ने, जो कालू की भाभी थी, उसने कहा कि फौरन इसका डिस्पोजल करो यहां से। फिर बोटी बोटी काटी गई, बोरी में भर के उसे, ये सब चीजें पता लग गई। लेकिन ये दोनों अगर कोर्ट में मुकर जाएं तो हमारे पास सबूत क्या है, हमारे पास एविडेंस क्या है। न लड़की बची है, न उसकी पूरी बॉडी बची है। बहरहाल बाकी टुकड़े भी उन्होंने पता किए, दूसरी बोरी मिल गई। और 4 अगस्त 2023 की रात में 3 डॉक्टरों के पैनल ने लाश के टुकड़ों का पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम करने वाली टीम के जो हेड थे डॉक्टर चेतन जैन, उनका कहना था कि मैं 15,000 से ज़्यादा पोस्टमार्टम कर चुका हूँ। इसके पहले मैंने ऐसी डेड बॉडी देखी ही नहीं थी। बोरियों में लाश की जगह मांस के लोथड़े थे। पता नहीं चल रहा था कि ये लाश इंसान की है या जानवर की है। फिर डॉक्टर चेतन जैन ये बताते हैं कि फिर पोस्टमार्टम हाउस में ही
जितने भी टुकड़े उपलब्ध थे उनमें से एक वो भी जो मृतका के भाई को राख में से मिला था, उनको जोड़ना शुरू किया। ठीक उसी तरह जैसे कागज पर लोग शरीर की आकृति बनाते हैं। चेतन जैन याद करके बताते हैं कि खोपड़ी को हाथ में उठाकर देखा तो गर्दन का पूरा मांस हाथ में आ गया। जब पूरे टुकड़े जोड़ दिए गए, इस प्रोसेस में करीब 3 घंटे लगे उन्हें, तब ये कन्फर्म हुआ कि ये इंसान का ही शरीर है। और ये इंसान का शरीर यानी महिला का शरीर कुल 20 टुकड़ों में कटा हुआ है। जले हुए बालों में एक हेयर क्लिप चिपकी हुई थी, उसे निकाला गया। झुलसी हुई नाक में एक नथ थी, ये दोनों निकाले गए और दोनों को लड़की की मां ने पहचान लिया कि ये उसकी बेटी के हैं। लाश से भरी हुई उन दोनों बोरियों का वजन सिर्फ 7 किलो रह गया था, जबकि लड़की करीब करीब 35 किलो की थी, 35 से 40 के बीच में। पोस्टमार्टम से साफ हो गया कि बोरियों में मिली लाश इंसान की है और एक लड़की की है। और अब पुलिस को यह साबित करना था कि इन दोनों भाइयों ने उसके साथ रेप किया है। डीएसपी श्याम सुंदर ने फौरन कालू और कान्हा के पेनाइल स्लैब, जो उसके जो पुरुष जननांग होते हैं, उनसे स्लाइड पर वो स्वैब उसे कहते हैं, स्वैब निकाला जाता है। और ये टेस्ट रेप की घटना के 48 से 72 घंटे के भीतर ही किया जाता है, तभी उसमें कुछ पता लगता है। उसमें जो उनके मेल पार्ट्स थे उन दोनों भाइयों के, उनके एलिमेंट्स की भी जांच की जाती है। जांच में कालू और कान्हा के गुप्तांगों के डीएनए और लड़की की लाश पर मिले डीएनए मैच हो गए। और यहां तक कि उन दोनों भाइयों के गुप्तांगों के स्वैब वो भी आपस में मैच हो गए। इससे साफ हुआ कि कान्हा और कालू ने उसके साथ बारी बारी बलात्कार किया था, तभी दोनों के स्वैब और उनके स्वैब के डीएनए मैच हो सकते थे। एक लड़की के साथ 2 लोगों ने बलात्कार किया, दोनों के पेनाइल स्वैब की जांच की गई डीएनए की, तो दोनों सेम निकले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी पता लगा कि सिर के पिछले हिस्से में फ्रैक्चर था। खून के दाग से पता चला कि जिंदा लड़की के सिर पर वार किया गया था। सवाल अब ये उठा कि लड़की को जिंदा जलाया गया या मर जाने के बाद उसे आग के हवाले किया गया। ये साबित करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इसी से घटना की जो सीरियसनेस है उसका पता लगता और तभी कोर्ट में ट्रायल के समय इसका इस्तेमाल किया जाता। डीएसपी श्याम सुंदर ने तमाम डॉक्टरों से बातचीत करने के बाद ये इस्टेब्लिश करने के लिए कि मृत्यु के पहले वो आग से झुलसी या मृत्यु के बाद वो आग से झुलसी, एक टेस्ट होता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन टेस्ट। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन टेस्ट, COHB, HB हुआ हीमोग्लोबिन का, C हुआ कार्बन मोनोऑक्साइड का। इससे यह पता किया जाता है कि हीमोग्लोबिन में कार्बन मोनोऑक्साइड है या नहीं है। ये रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। पॉजिटिव का मतलब कि जिंदा थी जब, तब उसको आग लगाई गई। मैं इसको थोड़ा डिटेल में और बता दूं कि ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल को नापा जाता है। मृतका की ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल नापा गया। अगर ये 50% से ऊपर होता है, ये ऐसे लोगों में होता है जैसा आपने सुना होगा, जाड़े के दिन अंगीठी जला के परिवार के 4 लोग सोए और किसी को पता नहीं लगा, सवेरे सबकी मौत हो गई। यानी आग से जो कार्बन मोनोऑक्साइड आई वो सांस की नली के जरिए धीरे धीरे सिस्टम में प्रवेश कर गई और उससे उनकी मौत हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिकता की वजह से। यानी किसी के ब्लड में अगर 50% से अधिक कार्बन मोनोऑक्साइड है
तो इसका मतलब ये है कि मृत्यु से पहले कार्बन मोनोऑक्साइड उसने इनहेल किया था। अगर ये कार्बन मोनोऑक्साइड 10 से 50% के बीच में है तो स्मोक भीतर गया, कार्बन मोनोऑक्साइड स्मोक के साथ भीतर गया और धीरे धीरे कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ी और उस स्मोक से सिस्टम चोक हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड से मौत हो गई। यानी मरने के पहले उसे आग के हवाले किया गया और फिर स्मोक और कार्बन मोनोऑक्साइड ने मिलकर उसकी जान ले ली। अगर ये लेवल 10% से नीचे हो तब ये माना जाता है कि मृत्यु होने के बाद उसे आग के हवाले किया गया या आग लगाई गई। तो मृतका के इस केस में पूजा की जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन टेस्ट हुआ था उसमें ये साबित हो गया कि मरने से पहले यानी जिस समय उसे आग लगाई गई उस समय वो जिंदा थी। यानी जब लड़की जल रही थी उसके रगों में खून बह रहा था और सांसें भी चल रही थीं। तभी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन टेस्ट पॉजिटिव आता है, ये मानने के लिए कि जब वो जिंदा थी तभी उसमें आग लगाई गई। अगला सवाल सॉल्व करना था कि इसकी एज क्या है। सिर और कोहनी की हड्डी से ही इसकी एज का पता लगता है और पैनल के डॉक्टर्स ने सिर और कोहनी की हड्डी से उसकी उम्र 17 साल 9 महीने आंकी और ये बताया कि इस बॉडी में 17 साल, इस बॉडी की उम्र 17 साल 9 महीने है, यानी ये नाबालिग है। इन्हीं सबूतों के आधार पर यानी उम्र की सबूत, यानी जिंदा जलाए जाने की सबूत, यानी दोनों भाइयों के द्वारा उसके साथ बलात्कार करने की सबूत और मरने से पहले सिर पर वार करके बेहोश करने के सबूत के साथ भीलवाड़ा पास्को कोर्ट में दोनों यानी कालू और कान्हा समेत 9 लोगों के खिलाफ गैंग रेप के बाद जिंदा जलाने और सबूत नष्ट करने का मुकदमा शुरू हुआ। 302, 201 और तमाम धाराएं होंगी। लड़की के परिवार की तरफ से महावीर किशनावत को वकील बनाया गया या उन लोगों ने बनाया। किशनावत जयपुर में ही प्रैक्टिस करते हैं। अब भीलवाड़ा पास्को कोर्ट में दोनों तरफ से जिरह शुरू हुई। महावीर किशनावत ने कोर्ट को बताया कि माय लॉर्ड, ये नाबालिग लड़की के साथ दोनों भाइयों ने बारी बारी से रेप किया, इसके सिर पर डंडा मारा और जिंदा ही एक भट्ठी में डालकर जला दिया। फॉरेंसिक रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस बात को साबित कर रही है कि लड़की की मौत जलने से हुई। जिंदा लड़की को इन दोनों ने पेट्रोल छिड़क कर जला दिया, ऐसा किशनावत साहब पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर कह रहे थे। सबूत के तौर पर क्राइम सीन से पेट्रोल की बोतल, फावड़ा और 2 बोरियों में लाश बरामद हुई। एक पिता ने जिस इंसान को अपनी बेटी का ध्यान रखने के लिए बोला था, उसी ने उसकी बेटी का बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर दी। इन बयानों और सबूतों से साफ है, ऐसा किशनावत जिरह के समय कह रहे थे, कि इन्होंने प्लान्ड तरीके से रेप किया, फिर हत्या की और सबूत मिटाने के लिए लाश के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए। अंत में जो हमेशा कहा जाता है कि मिलॉर्ड, ये दरिंदे समाज में जिंदा रहने लायक नहीं हैं, ये बच गए, या फिर बच गए तो फिर किसी और को अपना शिकार बनाएंगे, इन्हें मृत्यु दंड दिया जाए। इसके बाद बारी आई कालू कान्हा के बचाव करने वाले वकील की। उस वकील ने कहा कि जिस रोज ये घटना घटी, एक दाढ़ी वाला व्यक्ति भी भट्ठी के आसपास घूम रहा था। इन लोगों ने ये भट्ठियां कुछ महीने पहले ही किराए पर पीड़ित परिवार से ली थीं। इससे पहले ये भट्ठियां दाढ़ी वाले व्यक्ति के पास थीं, ऐसा उन्होंने जिरह की। और इस दाढ़ी वाले व्यक्ति का पीड़ित परिवार से झगड़ा था। हो सकता है दाढ़ी वाले ने ही लड़की के साथ गलत काम किया हो और कालू कान्हा को फंसाने के लिए
भट्ठी में जिंदा जलाकर मार दिया हो और पुलिस ने दबाव बनाकर कालू कान्हा के बयान दर्ज कर लिए हों। डिफेंस का कोई भी लॉयर इसी तरह की बातें करता है, बेसिर पैर की। वो ये भी कहने लगे कि साहब ये बिल्कुल गुनाह है, पुलिस ने ये थ्योरी गढ़ी है, पुलिस ने ये मनगढ़ंत कहानी बनाई है। तभी एडवोकेट किशनावत ने उनसे कहा कि मान लिया पुलिस के दबाव में दोनों झूठ बोल रहे हैं, लेकिन क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी झूठ बोल रही है? क्या फॉरेंसिक रिपोर्ट भी झूठ बोल रही है? क्या पीड़ित परिवार झूठ बोल रहा है? काल्हू कान्हा के फ़ोन कॉल्स की डिटेल से साफ है कि 2 अगस्त 2023 को 4 बजे के बाद उस जंगल में ही सब कुछ हुआ है और काल्हू कान्हा उनके साथ मौजूद लोगों ने इस पूरे घटना को अंजाम दिया है। थोड़ा ठहर कर किशनावत ने फिर कहा कि आखिरी बार लड़की को उसके पिता ने खेत में देखा था और सामने काल्हू कान्हा अपने उस झोपड़ी में, उस तंबू में बैठे हुए थे। कानून की लास्ट सीन थ्योरी के मुताबिक यही दोनों इस अपराध के लिए जिम्मेदार हैं। इतना ही नहीं, पेट्रोल वाले ने भी गवाही दी है कि काल्हू कान्हा ने कुछ दिन पहले ही एक बॉटल में पेट्रोल भरवाया था। इस तरह से 473 पन्नों की चार्जशीट जो कोर्ट में पेश की गई है, उसका एक एक पन्ना इस बात की गवाही दे रहा है कि इन दोनों ने ही लड़की के साथ गैंगरेप किया और उसे भट्ठी में जिंदा जला दिया। ये पीड़िता के वकील ने कोर्ट में जिरह की। ऐसी जिरह करीब 9 महीने तक चली। डिफेंस के भी लॉयर, बड़े बड़े लॉयर उन लोगों ने किए थे, वो भी अपनी बातें रखते रहे और किशनावत और सरकारी वकील अपनी बातें रखते रहे। कुल 43 गवाह पेश किए गए। 18 मई 2024 को भीलवाड़ा पॉस्को कोर्ट के जज अनिल कुमार गुप्ता ने 100 पन्नों के जजमेंट में फैसला सुनाते हुए कहा कि बचाव पक्ष ने जो तर्क दिए हैं उनका कोई आधार नहीं है। पुलिस जांच, फॉरेंसिक रिपोर्ट और गवाहों के बयान से साफ है कि इन दोनों ने ही उस नाबालिग बच्ची के साथ गैंग रेप किया है। भट्ठी में डाले जाने से पहले लड़की जिंदा थी। ये कल्पना कर पाना बहुत मुश्किल है कि बेबस लड़की भट्ठी में किस कदर तड़पी होगी। हमारे शरीर में कहीं थोड़ी सी आग छू जाती है, हम चीखने लगते हैं और उसे पूरा जलाया गया। अगर ये बच गए तो समाज में गलत संदेश जाएगा, ऐसा पॉस्को कोर्ट के जज साहब ने अपने जजमेंट में बताया। अब वो लड़की सिर्फ पीड़ित परिवार की बेटी नहीं, समाज की बेटी है। जिस इंसान को एक पिता ने बेटी का ध्यान रखने के लिए कहा, उसी ने रेप करके नृशंस तरीके से उसकी हत्या कर दी। और अंत में जो ऑपरेटिव पोर्शन कहते हैं जजमेंट का, उसमें उन्होंने लिखा, इन दोनों को जीने का कोई हक नहीं है। दोनों को मरते दम तक फांसी के फंदे पर लटकाए जाने की सजा सुनाई जाती है। सबूतों के अभाव में कोर्ट ने कालू और कान्हा की बीवियों को, संजय सहित और 7 लोगों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। काल्हू कान्हा ने फैसले के खिलाफ राजस्थान हाई कोर्ट में अपील की है। उनके वकील का कहना है कि दोनों की पत्नी और बच्चे हैं, उनकी सज़ा कम की जाए, मृत्युदंड बहुत अधिक सज़ा है। फिलहाल काल्हू कान्हा जयपुर की सेंट्रल जेल में बंद हैं। पुलिस ने भी बरी किए बाकी 7 लोगों के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की है कि इनका इस जघन्य हत्याकांड में सहयोग रहा है, एक्टिव सहयोग इनका रहा है, इन्हें भी सज़ा मिलनी चाहिए। ये पूरी जो कहानी है, ये कोर्ट की प्रोसीडिंग्स, वकील किशनावत, महावीर किशनावत, एडिशनल एसपी जो अब हो गए हैं, उस समय डीएसपी श्याम सुंदर थे, वो पीड़िता की माँ, भाई और चाचा की बातचीत पर आधारित है। और नेहा ये जो नाम है, ये काल्पनिक नाम है क्योंकि बच्ची नाबालिग है। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार उनका या ऐसे किसी का नाम लिया जाना उचित नहीं है जिससे उस बच्ची की पहचान की जा सके। आज की घटना ये सार है
इन तीनों पार्ट्स का, ये अंतिम पार्ट जो आज मैंने बताया, इन तीनों का सार है कि आप देखिए कि राजस्थान में उत्तर भारत के कई अन्य प्रदेशों की अपेक्षा सामाजिक ताना बाना आज भी बहुत मजबूत है। गांव के लोग रिश्तों का सम्मान करते हैं। घर परिवार की लड़कियां और परिवार की महिलाओं का आज भी राजस्थान में सम्मान है और उन्हें सम्मान की दृष्टि से ही देखा जाता है। और अगर इस तरह का भरोसा और व्यवहार न होता तो नेहा के पिता क्यों अपनी बेटी की रखवाली के लिए एक सम उम्र या उससे थोड़ी ज़्यादा उम्र के बच्चों को बता के जाते कि गांव के ही बच्चे हैं, बिटिया अकेली रहेगी यहाँ बकरी चराने के लिए, जरा इसका ध्यान रखना। जरा सा भी अगर इस सामाजिक ताने बोने जो ताना बाना था उसमें ढील होती, उसमें कमी होती या पहले इस तरह के एग्जाम्पल होते तो बाप इस तरह से अपनी बेटी को किसी दूसरे की देख रेख में कभी नहीं छोड़ता और पूरे भरोसे से उनको बताकर वो अपनी रिश्तेदारी में चले गए। लेकिन ये दोनों भाई, ये जो मोबाइल फ़ोन लेकर पैदा हुए, मोबाइल फ़ोन लेकर पैदा हुई जो औलादें हैं, इन्होंने सिर्फ लड़की में वासना और कामुकता बढ़ाने वाली वस्तु देखी। उसमें न बहन देखी, न बेटी देखी, कुछ नहीं देखा। बस उसका सौंदर्य, उसकी उम्र, उसका अल्हड़पन, इससे उनके सारे इंद्रियां उनकी सब एक्टिवेट होने लगी, नीयत उनकी खराब होने लगी। ऐसी इंटरनेट की जो औलादें हैं उनके लिए समाज, उनके लिए रिश्ते, उनके लिए सम्मान, उनके लिए महिला और लड़कियां कोई मायने नहीं रखती। मैं तमाम आपको इस तरह की घटनाओं के बारे में पहले बता चुका हूँ। ऐसी औलादों की आंख पर पर्दा पड़ा रहता है। उन्हें कोई चीज़ समाज की दृष्टि से देखनी ना आती है, न वो देख सकते हैं। ये सिर्फ मोबाइल और इंटरनेट की भाषा समझते हैं। महिलाओं में ये बहन, काकी, चाची, मामी, मौसी ये कुछ नहीं देखते। इनके लिए ये सब भी रिश्ते इनके दिमाग के रिसाइकिल बिन में पड़े हुए हैं। कहीं उनकी एक्टिविटी नहीं, दिमाग में इनके लिए कोई सम्मान की भावना नहीं रह गई है, कोई सम्मान की भावना नहीं रह गई है। एक 16 साल की खूबसूरत और गंवई अल्हड़ लड़की में इन्हें बहन तो दिखाई ही नहीं पड़ सकती, कभी नहीं दिखाई पड़ेगी। कालू ने ये कन्फर्म करने के लिए कि इसका बाप जो रिश्तेदारी में जाने की बात कह रहा था वो गया कि नहीं गया, भाग के गांव में गया और लड़की की माँ का दरवाज़ा खटखटा के कहा कि काकी छाछ दे दो। काकी भी बिना लाग लपेट के छाछ लेके आई। मोहल्ले का लड़का था, गांव का लड़का था, पड़ोसी था। छाछ लेके आई। तब उसने पूछा कि काका कहाँ गए? उनका बेटा वो रिश्तेदारी में गए हैं। बात कंफर्म हो गई क्योंकि कालू से ही लड़की के पिता ये कह के गए थे कि बेटा मैं रिश्तेदारी में जा रहा हूँ, इसका ध्यान रखना। कंफर्म हो गया। बल्लियाँ उछलने लगीं दिल में। भागा वहाँ से और भाई को बताया कि अकेली है, बाप इसका है नहीं इस समय और ये इस समय बिल्कुल अकेली है। और फिर दोनों ने उसे पकड़कर घसीटा, दोनों ने उसके साथ बहशियाना हरकत की, उसकी इज्जत से खेले। और जब वो कहती रही कि पिता से ज़रूर बताऊंगी, तो सिर पर जानलेवा प्रहार करके उसे भट्ठी में जिंदा जला दिया। सलाम है, सैल्यूट है डीएसपी श्याम सुंदर और उनकी टीम को। बिल्कुल ब्लाइंड मर्डर, कड़ी से कड़ी जोड़कर, सबूत इकट्ठा करके, सबूत भी खाली गवाहों वाले सबूत नहीं, फॉरेंसिक सबूत। पोस्टमार्टम में जो सबूत उन्होंने इकट्ठा किए उसका भी कोई जवाब नहीं है। जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन टेस्ट कराया, ये सामान्य रूप से लोगों के दिमाग में चढ़ता नहीं है, लेकिन कराया, इसलिए उनको और उनकी टीम को सलाम है, सल्यूट करता हूँ उनको
कि पूरी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन और फॉरेंसिक रिपोर्ट से उन्होंने सबूतों का ऐसा बड़ा पहाड़ खड़ा कर दिया कि इतने सारे वकील इकट्ठा होकर भी उस पहाड़ को न गिरा पाए न भेद पाए। और पॉस्को कोर्ट के जज साहब को भी सलाम कि उन्होंने इन सबूतों के आधार पर उन दोनों को मृत्यु दंड की सज़ा सुना दी। ऊपर वाला बस इन्हें फाइनली फांसी पर चढ़ा दे। जो भी लड़ेंगे ये अभी हाई कोर्ट में गए हैं, वहाँ से भी जब इनके पक्ष में नहीं कुछ आएगा तो ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहाँ से भी नहीं आएगा राष्ट्रपति के यहाँ दया याचिका डालेंगे, वो पेंडिंग रहेगी, बहुत दिन बाद वो डिसाइड होगी, फिर जाने हम रहेंगे नहीं रहेंगे, आप रहेंगे नहीं रहेंगे। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना है कि जितनी जल्दी हो सके इन नर पिशाचों को मृत्यु दंड मिल जाए, इन्हें फांसी के फंदे पर तब तक लटकाया जाए जब तक इनकी जान न निकल जाए, ताकि कोई दूसरा ऐसी हरकत करने की सोच भी न सके। अब आप सोचिए कि मोबाइल जनरेशन की इन इंटरनेट औलादों से बहुत होशियार रहने की ज़रूरत है। ये डाउनलोडेड जनरेशन है, बिल्कुल सीधा ये इंटरनेट से आई पृथ्वी पर, और उनके दिमाग में इतना साइबर कूड़ा भरा हुआ है जिसकी सफाई किया जाना बहुत मुश्किल है। पेरेंट्स अगर टाइम से ध्यान न दें तो ये कूड़ा बढ़ता ही जाएगा और ये किसी की मर्यादा को कभी भी चकनाचूर कर सकते हैं। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।